चलिए दोस्तों, तो अब आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे। अब अपन मल्टीपल सब्सिडीज में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, मल्टीपल सब्सिडीज में वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट सब्सिडीज, और उसके हमने दो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरह के हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आगे इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा। अब अपन आते हैं दोस्तों चेन होल्डिंग के ऊपर। चेन होल्डिंग का कॉन्सेप्ट ए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी है, बी नवंबर 2018 में इसके ऊपर सवाल भी पूछा जा चुका है। इनफैक्ट ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में था, फिर हटा दिया गया, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया और अब वो वापस आ गया। नेवरदलेस आज आपको ये पढ़ना होगा। चेन होल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चेन होल्डिंग का मतलब आपकी सब्सिडरी की कोई सब्सिडरी है। इसका मतलब प्रैक्टिकली आपने किसी कंपनी पे कंट्रोल एक्वायर किया और उस कंपनी ने किसी और कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्वायर किया। उस एंगल से उसकी सब्सिडरी आपकी सब्सिडरी, सहेली की सहेली आपकी सहेली, अगर वो सहेली आपके कंट्रोल में और उसकी सहेली उसके कंट्रोल में, तो सर एसोसिएट की एसोसिएट वो सब बाद में, अभी सिर्फ सब्सिडरी की सब्सिडरी। सर सब्सिडरी की एसोसिएट वो तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम उसको फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे। अभी हमारा डिस्कशन एकदम प्योर है सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरी। अब जब ऐसा होगा दोस्तों तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमारा डिस्कशन अब हो रहा है किसके ऊपर, चेन होल्डिंग्स के ऊपर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चेन होल्डिंग, honestly speaking my consolidation concepts do not change. What changes is actually my calculations procedures. ठीक है, let's take an example. एग्जाम्पल ऐसा है कि से फॉर एग्जाम्पल अपन तीन नाम लेते हैं। यू लिमिटेड विच इज लाइक दी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, ऐसा बोल देते हैं। एंड देन इसकी एक सब्सिडरी है विच इज से एच लिमिटेड, विच इज एक्चुअली अ होल्डिंग कंपनी बट ऑफ S Limited, which actually is chain subsidiary of U, but subsidiary of H. Let's say U का H में 60% स्टेक है और H का S में let's say 80% स्टेक है। शुरुआती दौर में अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों कंपनियों में एक्विजिशन सेम डेट पर किया था। That is what we are assuming. ठीक है। Also let's understand कि शेयर होल्डर के नाम मुझे यूज करना होंगे। तो लेट्स से यू लिमिटेड के जो ओनर्स हैं, से इनका नाम है दादा। So दादा इज एक्चुअली ओनर ऑफ यू लिमिटेड। इनफैक्ट अब ये बोल दो कि दादा के 100% या मेजॉरिटी शेयर्स उन्हीं के। ठीक है, दादा ने एच लिमिटेड में 60% स्टेक रख रखा है, तो बचा हुआ 40% स्टेक किसका है, तो शेयर होल्डर का नाम है पापा। और पापा ने 80% स्टेक रख रखा है एस लिमिटेड में, तो एस लिमिटेड में 20% स्टेक किसका है, बेटा। तो ये किसके नाम लिखे मैंने, दे आर एक्चुअली द शेयर होल्डर्स। मुझे एक्सप्लेन करने में इन नामों की मदद लगेगी। और यू लिमिटेड में देयर इज अ सिंगल शेयर होल्डर दादा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी अभी आप मान लीजिए दादा प्लस दादा एंड फैमिली, जिन लोगों के क्या है, और ये कान नहीं है रे, 100% स्टेक है। अब यहां पे सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करेगा। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच विल बी ए प्रिपेयर्ड बाय यू लिमिटेड, अल्टीमेट होल्डिंग यू लिमिटेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन होल्डिंग अप्लाइज। एच लिमिटेड को क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होंगे, हाँ एस के साथ, अनलेस वो एग्जम्प्टेड है जो अपन ने इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी का एग्जाम्पशन देखा था। लेकिन अगर एच एस के साथ कंसोलिडेट करेगी दोस्तों, तो वो कंसोलिडेशन एक नॉर्मल सिंगल सब्सिडरी का कंसोलिडेशन होगा। यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग उस कंसोलिडेशन में हमारा कोई वास्ता नहीं है। वी हैव हार्डली टू डिस्कस एनीथिंग इन दैट कंसोलिडेशन।
वो नॉर्मल होल्डिंग सब्सिडी का कंसोलिडेशन है जो अभी हम पढ़ते आए हैं अभी तक। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? अब यू लिमिटेड के लिए। अब सवाल ये होता है कि यू लिमिटेड कैसे कंसोलिडेट करेगा एच लिमिटेड से और एस लिमिटेड से। सो देयर आर टू पॉसिबल टेक्निक्स हियर। टेक्निक 1 कहती है कि यू लिमिटेड शुड कंसोलिडेट विथ कंसोलिडेटेड एच लिमिटेड। इसका मतलब स्टेप 1 होगा कि एच एस से कंसोलिडेट कर ले और उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से यू लिमिटेड कंसोलिडेशन कर ले। तो यू बोलेगा भाई मुझे सिर्फ मेरी डायरेक्ट सब्सिडरी से मतलब है। दैट इज वाई इस मेथड को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी consolidates with its direct subsidiaries only. That is in my example, U Limited will consolidate with H Limited, but H Limited के consolidated financial statement. टेक्निक 2 कहती है कि यू लिमिटेड विल कंसोलिडेट विथ एच लिमिटेड एंड यू लिमिटेड विल कंसोलिडेट विथ एस लिमिटेड। यानी यू लिमिटेड यहां पे किससे कंसोलिडेट करेगा? अपनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों सब्सिडरी से। दैट इज वाई इसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये मेथड इंडेस में नहीं दिए गए क्योंकि इंडेस चेन होल्डिंग के बारे में कोई प्रिस्क्रिप्शन अलग से नहीं देता है। ये एक प्रोसीजर है जो यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में आप अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी consolidates with direct as well as indirect subsidiaries. अब जब यू लिमिटेड कंसोलिडेट करेगा एच लिमिटेड से, तो मजे की बात यह है कि जब आप एच से कंसोलिडेटेड एच से कंसोलिडेट कर रहे हो, विच इज डायरेक्ट मेथड, तो आपको क्या करना है? पहले आप एच और एस को मिला देना। तो क्या होगा? एस की सारी एसेट्स एच में आ जाएगी और फिर यू और कंसोलिडेटेड एच मिलेंगे तो एस की सारी एसेट्स यू में आ जाएंगी। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एसेट्स और लायबिलिटी पहले किस में जाएंगी? एच में। कितनी? 100%। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो एच से फिर कंसोलिडेटेड एच में एस की 100% होगी और वो एज इट इज किस में चली जाएगी? कंसोलिडेटेड यू में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनडायरेक्ट में आप क्या करोगे? एच की सारी एसेट डायरेक्टली अपने ले आना और एस की भी सारी एसेट डायरेक्टली अपने ले आना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफेक्टिवली दोनों ही केस में एच और एस की सारी एसेट और लायबिलिटी फुल वैल्यू पे आएगी, जैसा कंसोलिडेशन में होता है, 100% कंसोलिडेशन। मजेदार बात जो होगी वो बेसिकली होगी किसकी? अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स की। अब प्रॉफिट्स का अलोकेशन भी इतना ट्रिकी नहीं है। क्यों? क्योंकि समझो, एस ने 100 रुपए कमाए। डायरेक्ट मेथड में पहले क्या होगा? एच जब एस से कंसोलिडेट करेगा तो अपने रिजर्व्स में 80 जोड़ देगा और एनसीआई को 20 दे देगा। तो जो एच के रिजर्व्स है वो 80 से बढ़ के आएंगे एस के कारण। और फिर यू जब कंसोलिडेट करेगा किससे? कंसोलिडेटेड एच से, तो उसमें 80 के रिजर्व्स बढ़े हुए होंगे, उसमें यू अपना शेयर 60% ले लेगा, यानी 48। इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा ही होगा, पर इनडायरेक्ट मेथड में पहले हम एच से कंसोलिडेट करके उसके रिजर्व्स ले लेंगे और जब हम एस से कंसोलिडेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम ये बोलेंगे कि एस में हमारा इफेक्टिव स्टेक 48% ही है,
क्योंकि यू ने एच में 60 होल्ड किया है और एच ने एस में 80, तो एक चीज समझो कि अगर एस 100 रुपए कमाएगा तो एच को 80 मिलेंगे और एच वो 80 बांटेगा तो यू को 48 मिलेंगे। इफेक्टिव होल्डिंग हमारी 48% ही है। तो सर ये हमारी सब्सिडरी कैसे हुई? ध्यान रखना दोस्तों, प्रॉफिट शेयर जरूरी नहीं है कि आपका 50% से ज्यादा हो टू हैव अ सब्सिडरी कंपनी। कंट्रोलिंग स्टेक 50 से ज्यादा होना चाहिए। प्रैक्टिकली आप देखो, एस की कोई भी जनरल मीटिंग होगी तो उसमें डिसीजन वही पास होगा जो एच लिमिटेड चाहेगी। अब आप समझो एस लिमिटेड को ऑडिटर अपॉइंट करना है, प्रपोज किया गया है, शेयर होल्डर को डिसाइड करना है हाँ या ना, तो एच लिमिटेड अगर हाँ बोलेंगे तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तय है, क्योंकि उनके पास 80% शेयर्स हैं एस लिमिटेड के। बेटा चाहे किसी को भी अपॉइंट कराना चाहे। सवाल ये है कि एच लिमिटेड क्या बोलेगी, तो एच लिमिटेड वही कहेगी जो उसको उसकी होल्डिंग कहेगी। तो वो जब अपनी मीटिंग बुला के डिसाइड करेंगे कि आगे क्या डिसीजन लेना है, तो उसको जो यू लिमिटेड बोलेगा एच लिमिटेड को वही करना है। तो अल्टीमेटली यू की बात एच को मानना है और एच की बात एस को मानना है। इसका मतलब यू एस से कोई भी बात बनवा सकता है। तो भले ही आपका इफेक्टिव प्रॉफिट शेयर 48% है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका कंट्रोल है। इनफैक्ट सब्सिडरी में मेरा 51% है और उसकी सब्सिडरी में उसका 51% है, तो भी मेरा चेन सब्सिडरी पे कंट्रोल आ गया। और दोस्तों ऐसा बहुत सारी कंपनी करती है, जिससे आप कम परसेंटेज पैसा लगा के भी कंट्रोल एक्वायर कर सकते हो। वहीं अगर आप डायरेक्ट सब्सिडी बनाओगे तो उसका 51% कैपिटल आपके पास होना चाहिए, या मोर देन 50%। तो प्रॉफिट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट में डायरेक्ट मेथड में सब्सिडी के 100 में से 80 होल्डिंग में पहले आएंगे और वो 80 जब पेरियड में जाएंगे तो 48 हो जाएंगे। प्रॉब्लम इज नॉट देयर ऑल्सो। तो मैंने बोला असेट और लाइबिलिटी 100% आ गई है। मैंने बोला प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट्स भी एज इट इज पूरे के पूरे आ गए। अब मुद्दा सिर्फ क्या बचता है, तो देखो आप लेके क्या आते हो, असेट लाइबिलिटी लाते, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से लेकर आते। इसके अलावा एनसीआई और गुडविल होता है, और एनसीआई और गुडविल के कैलकुलेशंस दोनों मेथड में चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज होंगे समझना। सिंपल एग्जांपल, एस लिमिटेड की नेट एसेट्स 1000 रुपए की थी जब एच लिमिटेड ने उसमें 80% स्टेक लिया। एनसीआई को पीएसएनए पे मेजर कर दो, तो इसका मतलब लिखना नहीं है, net assets of S Limited 1000 on the date of acquisition by H Limited, 80% stake, let's say at 850. NCI was PSNA, hence 200. Goodwill came to 50. अब आप समझना, जब एच की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें गुडविल कितनी आएगी, 50। और जब यू लिमिटेड कंसोलिडेटेड एच लिमिटेड से कंसोलिडेट करेगा तो वो भी गुडविल कितनी दिखाएगा, 50, क्योंकि गुडविल एक असेट है और असेट 100% कंसोलिडेट होती है। तो यू की बुक्स में गुडविल जो आएगी वो पूरी 50 आ जाएगी, क्योंकि असेट सारी आती है। ये कौन से मेथड में होगा, डायरेक्ट, जिसमें पहले हमने किसको किससे कंसोलिडेट कराया, तो ये कंसोलिडेटेड एच लिमिटेड है, जहां एच और एस कंसोलिडेट हुए, तो गुडविल 50 आ गई। लेकिन यहीं पे इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड में आपका पीसी कितना कहलाएगा, तो यहां पे पीसी का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो अब पीसी आपको परचेज कंसिडरेशन पेड बाय यू लिमिटेड, किसके लिए पे किया है, तो एक तो एच लिमिटेड के लिए, जिसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज समथिंग विल डिस्कस लेटर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें। तो यू लिमिटेड ने एच लिमिटेड के लिए क्या पे किया उसको छोड़ो, एस लिमिटेड के लिए क्या पे किया ये समझो, ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो सर देखा जाए तो यू लिमिटेड ने एस लिमिटेड के लिए तो कोई पैसे नहीं दिया, क्योंकि पैसे तो एच ने दिया। पर इनडायरेक्ट में अपन क्या मानते हैं कि अपन दोनों सब्सिडरी से कंसोलिडेट करेंगे तो मुझे पीसी तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड मुझे सपोज यहां पे जो दी गई है वही है 1000,
ये तो 1000 है जो एच की बुक्स में एज इट इज आएगी भी। प्रॉब्लम है व्हाट इज द एनसीआई एंड व्हाट इज द पीसी। अब एनसीआई अगर मुझे प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स लेना है तो कितनी लूं? तो टेक्निकली स्पीकिंग मुझे 52% लेना पड़ेगी। कारण क्या हुआ 52% का? क्योंकि इफेक्टिव होल्डिंग यहां पे एच की एस में 80% का 60% यानी 48% है। हेंस एनसीआई 52%। सर ऐसा कैसे हो गया? एनसीआई का स्टेक 50 से ज्यादा है। स्टेक ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट में शेयर ज्यादा है। यही तो बड़े लोगों की बात है। प्रॉफिट स्टेक कम है, पैसे कम लगाए, फिर भी उनका कंट्रोल है, वो मैं समझा चुका हूं। तो एनसीआई 520 आएगी। अब पीसी कितना आएगा? तो सवाल यह है कि यू ने एस को कुछ नहीं दिया, पर एच ने एस के शेयर के लिए 850 रुपए दिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 850 रुपए में से 80% पैसे दादाजी ने लगाए और 20% पैसे पापा ने लगाए। एच ने एस को दिया 1000 रुपया, 850 रुपया सॉरी। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर खरीदने के लिए 850 रुपीज पे किए। सही मायने में एच लिमिटेड के पास 850 कहां से आए? 60% है क्या? आई एम सो सॉरी, 60%। ठीक है, तो इसको तो अभी हटा ही दो यार। तो मैं बोलूंगा कि एच ने जो 850 रुपीज लगाए, किसमें? एस में। इसमें 40% तो किसने दिए? पापा ने, जो प्रैक्टिकली यूएच के लिए एनसीआई है। यू की एनसीआई कौन होगी बेसिकली? तो देखो, यू तो अल्टीमेट कंपनी है, यू कंसोलिडेट करेगी एच से, तो एच की एनसीआई कौन है? पापा। और एस से करेगी तो एस की एनसीआई कौन है? बेटा। अब ये लॉजिक क्या होता है बेसिकली? बेटा के पास 20% स्टेक है, किसका? एस का। और पापा के पास इफेक्टिवली देखा जाए तो कितना स्टेक है? 40% ऑफ 80% यानी 32%। यानी कि पापा और बेटा जो देखा जाए तो पूरे ग्रुप के लिए दोनों ही एनसीआई हैं, क्योंकि कंट्रोल दादा का है, तो इनका 52% स्टेक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच ने जो 850 रुपए लगाए, 850 रुपए में 60% यू ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं और 40% किसने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं? पापा ने। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या होगा कि यहां पे 850 का 60% ही मैं लेना चाहूंगा। ये मेरा इन्वेस्टमेंट मैं मानूंगा 510। तो इफेक्टिवली गुडविल आप देखोगे तो कितनी आएगी? 30। जबकि वही गुडविल पहले कितनी आ रही थी? 50। बेसिकली 50 का 30 क्या है? 60%। व्हाट इज दिस 60%? दिस 60%। व्हाट इज दिस 60%? बेसिकली आप यूं समझ लो कि जब एच ने डायरेक्ट एस से कंसोलिडेट किया था तो पूरी 50 की गुडविल आ गई थी। सही बात है। और क्योंकि वो एक असेट है, तो जब यू एच से कंसोलिडेट करेगा तो वो पूरे 50 की गुडविल एज इट इज यू की बुक्स में आ जाएगी, क्योंकि असेट 100% कंसोलिडेट होते हैं। पर यहां पे क्योंकि यू डायरेक्टली एस से कंसोलिडेट कर रहा है, ये मान के कि उसका टोटल जो पैसा लगाया है उसने, दैट इज 48%, तो वो ये बोल रहा है कि एस मेरी सब्सिडरी है, ये सोच के मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं और मेरा स्टेक उसमें 48% है। तो इस कारण से क्या हो रहा है? सारी चीजों के कैलकुलेशन चेंज हो रहे हैं। एच मान रहा था 80% है, आप मान रहे हो 48% है। इसका मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो एच का 60% ही आप मान रहे हो आपका स्टेक है, जो कि एक्चुअल में है आप, मतलब यू। इसलिए गुडविल भी वहां 60% आ रही है। और इसी कारण से दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों के आंसर्स अलग अलग आते हैं। सर हिल गए, हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए, तो बड़ा परेशान करने वाला है। तो ठीक है, आपकी परेशानी दूर कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आईसीआई basically solves using indirect methods. AS based consolidation में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों चलते हैं। इनफैक्ट इनडायरेक्ट प्रेफर्ड, सॉरी डायरेक्ट मेथड प्रेफर्ड होता है AS में। इंडेस में आज की तारीख में वी जस्ट हैव इनडायरेक्ट मेथड एंड दैट मीन्स हमको ये वाला तरह का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। और ये सोल्यूशन में दोस्तों क्या होगा?
आपको एच और एस को कंसोलिडेट ही नहीं करना, आप डायरेक्टली यू को एच और यू को एस से कंसोलिडेट करोगे। ये पूरे डिस्कशन में आपको इफेक्टिवली ये मानना है कि यू का एच पे 60 और यू का एस में 48% है। इसके बेसिस पे आपकी एनसीआई और गुडविल कैलकुलेट होगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में असेट्स लायबिलिटी सेम वैल्यू पे आते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में शेयर भी सेम वैल्यू पे आता है, लेकिन फर्क आता है तो एनसीआई और गुडविल में आ जाता है। वो कैसे आएगा? तो वी विल टेक अप वन पर्टिकुलर क्वेश्चन और अपन उसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड से उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा ब्रह्मास्त्र में, जिसको देखने की आज सच कोई जरूरत नहीं है, दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि दोनों में डिफरेंस क्या आते हैं। बट वी विल हैव टू फोकस ओनली ऑन द इनडायरेक्ट मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज व्हाट इज रिलेवेंट एज ऑफ टुडे। So what we have to basically use is the indirect method is to be used in the exams and not the direct method. और इसमें क्या होगा, कैसे होगा, that is something which I'll explain by taking one particular question. तो अब अपन एक काम करते हैं, चेन होल्डिंग पर आइए और चेन होल्डिंग में let us take this example. क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है और इसमें आपको 1 अप्रैल 2018 बिगनिंग ऑफ द ईयर एच ने इन्वेस्टमेंट किया एस में 2/3 के लिए 10,000 रुपए, लेकिन एस ने इन्वेस्टमेंट किया सी में 60% के लिए। तो ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडरी हो गई, ये चेन सब्सिडरी हो गई, एचएससी। असेट्स आपको दी गई है और इसके बाद में ये आप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। ये आपकी मासूम सी बैलेंस शीट है। आपको बोला है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाओ एच लिमिटेड। इनडायरेक्ट मेथड ही हम क्लास में बनाएंगे और एग्जाम में यूज करेंगे। दिस इज ओनली फॉर ज्ञान, नॉलेज के लिए। एनसीआई बोला है पीएसएनए पे वैल्यू करना है। Now with this particular background and logic, let us try to handle this particular question की कंसोलिडेशन कैसे होगा। कंसोलिडेशन दोस्तों चेन होल्डिंग का दिखने सुनने में थोड़ा सा टिपिकल है। ऑनेस्टली बिलीव मी, एक बार आप इसका एक क्वेश्चन कर लीजिए और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और, उसके बाद में इसमें कोई इश्यू नहीं है। दिस इज सिंपल। द ओनली प्रॉब्लम इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम what we are used to. Different from what we are used to solving. चलिए, तो let us start doing the solution for this। और चेन होल्डिंग के इस एग्जाम्पल में आपका सबसे पहला वर्किंग नोट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग का बनेगा। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग में आपको दो चीजें निकालना है। एक एच लिमिटेड का होल्डिंग परसेंटेज इन एस लिमिटेड, जो कि डायरेक्ट दिया हुआ है 2/3 और 66.67%। जब भी परसेंट फ्रैक्शंस में आता है और आप उसे एक्स बाय वाई के फॉर्म में इंटीजर्स में दिखा सकते हो, तो फिर आपको एक्स बाय वाई फॉर्म यूज करना चाहिए फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस। और आपको निकालना है एच लिमिटेड की इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज इन सी लिमिटेड विच इज डैम इजी। हम बोलेंगे एस का सी में 60% है और हमारा उसमें 2/3 है, यानी हमारा इफेक्टिवली 40% है। और उसके बेसिस पे then we have to create a chain holding situation, and in this chain holding situation we have to basically have H and then we'll have S and then we'll have C। 2/3 S का C में 60%। आपको डॉटेड लाइन से इफेक्टिव परसेंटेज शेयर होल्डिंग यहां पे लिखना पड़ेगी। तो ये डॉटेड लाइन की इफेक्टिव परसेंटेज शेयर होल्डिंग आपकी कितनी हो गई, अपन ने निकाला जो 40%। 40% which is nothing but 60% का 2/3।
तो ये एच की सी में इफेक्टिव होल्डिंग है और एच की एस में होल्डिंग है। अब एक सवाल उठता है एनसीआई कितनी है। तो एनसीआई अगर मैं देखूं तो देखो, दादा का एस लिमिटेड में, दादा का एच लिमिटेड में 100% है, एच लिमिटेड का एस लिमिटेड में 2/3 है। तो आप लाइक इफेक्टिवली कह सकते हो कि दादा का एस में 2/3 है, तो दादा का एस लिमिटेड में 2/3 है, तो पापा का कितना होगा 1/3। तो इसकी एनसीआई होगी 1/3। लेकिन सी की एनसीआई आपकी आ जाएगी 60%। ये कैसे आई है? तो इसके दो ब्रेकअप है। एक तो मेरे एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि सी में बेटे का कितना स्टेक है, तो मेरे एग्जाम्पल में क्योंकि एस का सी में 60 है, तो बेटे का कितना हो गया 40%। तो हम बोलेंगे 40% इज ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ सी अदर देन एच। मेरे एग्जाम्पल में बेटा। अब 60% है किसके पास? एस लिमिटेड के पास। पर एस लिमिटेड में अगर देखा जाए तो पापा का 1/3 स्टेक है, तो 60% का 1/3 यानी कि 20% इज ऑफ नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। ऑफ एस लिमिटेड, मेरे एग्जाम्पल में पापा। तो इफेक्टिवली 60% बिलोंग्स टू अदर देन यू लिमिटेड के शेयर होल्डर, दैट इज दादा। तो दादा का इफेक्टिव 40 है, तो 60 किसी और का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एनसीआई का स्टेक निकालना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग में व्हाट यू शुड आइडियली डू इज यू शुड कैलकुलेट द होल्डिंग परसेंट एंड द इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज एंड अकॉर्डिंगली यू शुड कैलकुलेट योर एनसीआई। तो ये इस तरह का आपका वर्किंग नोट बनाया जा सकता है। इसका एक ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है? तो हम बोलेंगे शेयर होल्डिंग इन एच लिमिटेड, ओ सॉरी, मेरे एग्जाम्पल में इट इज एस लिमिटेड और सी लिमिटेड। तो हम बोलेंगे होल्डिंग परसेंटेज। इनफैक्ट अपन क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज किसका? होल्डिंग का, और यहां इफेक्टिव होल्डिंग का। किसका परसेंटेज निकल रहा है? ये ऑफ एच लिमिटेड। यहां 2/3 है, तो यहां पे कितना आया? 2/3 का 60% यानी 40%। तो आपकी एनसीआई क्लियरली क्या हो जाएगी? 1 - 2/3 विच इज 1/3, 100% minus 40% which is 60%। आप इस तरह का प्रेजेंटेशन टेबल भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो उसको चार्ट्स के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, जो अपन ने पहले किया था। बट मुझे ये सारे फिगर्स चाहिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए। Now having said this, now what do I need to do is, so I am very clear that 1418 is the date of acquisition of control. So this is the date when acquisition happened and goodwill is to be calculated. अब आपको पता होगा नॉर्मली हम एक वर्किंग नोट आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का बना लेते हैं, तो अगर वो यहाँ पे बनाना चाहें तो बड़ा सिंपल होगा। वर्किंग नोट टू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स किसकी? ऑब्वियसली एस लिमिटेड के भी और सी लिमिटेड के भी, क्योंकि दोनों को आपको कंसोलिडेट करना है। इनडायरेक्ट मेथड में आप हर सब्सिडी के साथ कंसोलिडेट करते हैं। तो ये कैसे आएगा? बेसिकली शेयर कैपिटल और रिजर्व्स कब के? 1/4/18 के, एस लिमिटेड और सी लिमिटेड। तो एस लिमिटेड में शेयर कैपिटल आपकी 10 है और 1 है, और सी लिमिटेड में अगर आप रिजर्व्स देखेंगे तो 2 हैं और 5 हैं, 500 हैं। तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आपकी 12,000 और 1,500 है। दिस इज योर आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। आप क्योंकि यहां पे एनसीआई एट पीएसएनए है, तो आप एनसीआई भी निकाल सकते हो। 12,000 में देखा जाए तो एनसीआई का एस लिमिटेड में कितना स्टेक है? 1/3 है, दैट इज 4,000। लेकिन सी लिमिटेड में एनसीआई का इफेक्टिवली 60% स्टेक है, तो वो 900 है।
ये स्टेप 1 बनाने में मुझे थोड़ी सी मदद देगा। नाउ आई विल कैलकुलेट द गुडविल। अब क्योंकि यहाँ पे आप दो सब्सिडी से कंसोलिडेट कर रहे हो तो गुडविल भी आपको दोनों की अलग अलग निकालना होगी। तो गुडविल इन एच लिमिटेड एंड गुडविल इन एस लिमिटेड ऑफ गुडविल इन एस लिमिटेड, गुडविल इन सी लिमिटेड। पीसी आपका कितना है, तो पीसी अपन कैलकुलेट करें यहाँ पे। तो देखो आप एस में आपने कितने पैसे लगाए, ये इंटरेस्टिंग है। तो एच ने एस में 10,000 रुपए लगाए, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था उसमें देखना, एच ने एस में तो 0 लगाया है, सॉरी एच ने सी में 0 लगाया है। तब आप देखो अगर सी में आपका 0 लगा हुआ है तो फिर इसका मतलब गुडविल आएगी नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा इनडायरेक्टली लगा है कितना, तो एस ने जो 1000 लगाए उसमें से देखा जाए तो प्रैक्टिकली 2/3 तो मैंने ही दिए, तो मेरी इफेक्टिवली कॉस्ट हो गई इसका 2/3। अब एनसीआई कितना है, इसमें 4 है लेकिन यहां पे 900 है। तो 900 कैसे आ गया बेसिकली, तो दिस रिप्रेजेंट्स द मनी विच इज बीन इन्वेस्टेड in C Limited by Beta, which is other shareholders of C, and by Papa, which is other shareholders of parent of C. तो C में पैसा दो लोगों का लगा है, देखो S Limited का और बेटा का। पर S Limited में दो लोगों का पैसा लगा हुआ है, किसका, H Limited का और पापा का। मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं एच लिमिटेड के लिए, तो मुझे किसका पैसा एनसीआई लगेगा, पापा का और बेटा का, विच इज 60%। तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भैया 1000 रुपए जो एच लिमिटेड ने लगाए, एच लिमिटेड में 1000 में से पापा कितने रुपए जमा किए होंगे, 1/3, तो मैंने कितने जमा किए हैं, 2/3। तो मैं तो अपना स्टेक इतना ही मानूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा माना तो फिर मुझे यह भी मानना चाहिए कि एस लिमिटेड में मेरा स्टेक 2/3 है, पर सी लिमिटेड में मेरा इफेक्टिव स्टेक सिर्फ और सिर्फ 40% है। तो सी लिमिटेड की नेट एसेट्स में 60% बिलोंग्स टू समवन एल्स। तो वो 60% की वैल्यू आपने 900 निकाली है पीएसएनए से, तो दैट इज वाई यहां पे आपको एनसीआई 900 लेना पड़ेगी। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में दिस एब्सोल्युटली नो इश्यू, 12,000 और 1500। इससे अब आप गुडविल निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि आपकी गुडविल यहाँ पे 2000 है और आपकी गुडविल यहाँ पे 667 प्लस 900 माइनस 1500 है, 67 है। तो टोटल गुडविल आपकी इतनी आ जाएगी। मैं आपको चाहो तो थोड़ा सा रिकंसाइल कर सकता हूं जो मैं पहले समझा रहा था उससे। अगर मैं कैलकुलेटर पे ये क्वेश्चन करना चाहता और मैं चाहता कि सिर्फ एस और सी को कंसोलिडेट करो, एच को भूल जाओ, तो कंसोलिडेटेड एस बनाते तो गुडविल कितना आता, मैं ये पूछ रहा हूं। तो कंसोलिडेटेड एस बनाते तो देखो सर, एस में 1000 ने इन्वेस्ट किया, एस ने सी में, तो पीसी 1000 हो गया। जिस दिन इन्वेस्ट किया उस दिन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 1500 की हो गई और 1500 में 40% एनसीआई हो गया। तो मैं बोलता मेरा पीसी 1000 है। दिस इज बेसिकली इफ आई वाज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड एस लिमिटेड, एनसीआई और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ये 1500 है, तो एनसीआई 40% होगा क्योंकि 60% एस का है, ये 600 है। तो आप देखो गुडविल कितनी आती है, 100। अभी कितनी आ रही है, 67। यही मैं समझा रहा था कि यहाँ पे गुडविल प्रोपोर्शनेट ही आ रही है, इट इज 2/3। तो अपन ये मानेंगे दोस्त कि ये जो 100 रुपए की गुडविल है ये एक्चुअल में 100 रुपए अपन ने ज्यादा दिए, किसको खरीदने के लिए। तो हम बोल रहे हैं एस ने सी को खरीदने के लिए 100 ज्यादा दिए, तो वही गुडविल है। तो यहाँ पे गुडविल को आप क्या देखो, जो एक्सेस पैसा आपने दिया है। तो आपने कितने पैसे ज्यादा दिए सी को खरीदने के लिए, 100, पर ये 100 में से देखा जाए तो एच का सिर्फ 2/3 ही लगाए क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट 2/3 है, इसलिए गुडविल भी हम सिर्फ कितनी दिखाएंगे, 2/3। दिस इज बेसिकली द होल लॉजिक ऑफ चेन होल्डिंग इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ऐसा नहीं करता, वो 100 ऐड कर देता। कई लोग आर्ग्यू करते हैं डायरेक्ट बेहतर है, क्यों, क्योंकि उसमें फुल वैल्यूज पे गुडविल आती है, इनडायरेक्ट में सिर्फ आपके परसेंटेज शेयर पर आती है। तो इन दैट सेंस डायरेक्ट दस सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट, बट देन नेवरदलेस अगर आप देखोगे तो डिफरेंट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। हाँ, एएस बेस में तो डायरेक्ट मेथड ही प्रेफर किया जाता था।
अब ये गुडविल आ गई। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एनसीआई। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसमें है? तो अब आप दो कंपनी से कंसोलिडेट कर रहे हो, तो एनसीआई भी आपकी दो कंपनी में होगी। एस लिमिटेड में 1/3 है, लेकिन सी लिमिटेड में एनसीआई है 60% जितनी। डेट ऑफ एक्विजिशन की आप एनसीआई पहले ही निकाल चुके हो, 4000 1/3 से और 60% से 900। तो इनफैक्ट आपको इसको कैलकुलेशन के लिए ऐसे दिखाना होगा, क्योंकि मुझे एनसीआई अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं टोटल में भी दिखा सकता हूं। 4900 प्लस क्या करेंगे अपन? शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, से शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो वो कितना है? तो 3000 और 500 एस और सी। तो 3000 में एनसीआई का स्टेक 1/3 से हो जाएगा 1000, और 500 में इनका 60% से स्टेक हो जाएगा 300, यानी 1300। अब यहां पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, और वो है ये माइनस करने का। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना क्या है। एनसीआई में अब आपको एक एडजस्टमेंट करना है, और वो क्या है? जो पैसा एस ने सी में लगाया है, तो आई एम सेइंग शेयर ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ एस लिमिटेड इन इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड, which is obviously made by S Limited। 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है एस लिमिटेड ने सी में, और इस 1000 का देखा जाए तो 1/3 किसने पे किया है? तो भाई मैंने तो 2/3 दिया है, तो 1/3 पापा ने दिया होगा मेरे हिसाब से, यानी कि इस क्वेश्चन में एस लिमिटेड के अदर शेयर होल्डर्स ने। तो अगर उन्होंने पे किया है तो आई विल हैव टू डू व्हाट, मुझे ये माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा? 333। तो ये इफेक्टिवली आपका क्या आ जाएगा? तो यू विल हैव टू से कि क्यूमुलेटिव बेसिस पे निकालना हो तो क्यूमुलेटिव, इंडिविजुअली निकालना हो तो इंडिविजुअली। 1200, 4667, 5867, 4900 प्लस 1300 माइनस 333, 5867। आपकी एनसीआई इतनी आई। और ये जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्या समझना है सर? ये क्या हो रहा है? कुछ अजीब है, बहुत अजीब है। ये बेसिकली क्या है दोस्त, आप समझो। गुडविल निकालते समय आपने क्या बोला कि मैंने 1000 नहीं दिए। मैंने यानी कौन? अब मैं का मतलब, आपका मतलब, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एच लिमिटेड। एच लिमिटेड बोल रहा है मैंने 1000 थोड़ी ना दिए सी में, मैंने तो 1000 का सिर्फ 2/3 दिया है, क्योंकि 1000 तो किसने दिए हैं? एस ने, चेन को। तो इसका मतलब पापा ने कितने पैसे लगाए? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पापा का भी तो इन्वेस्टमेंट है 1000 का 1/3, 333। तो अगर पापा ने 333 लगाए हैं जो कि एसेट्स में आ रहे हैं, तो मैं मान ही नहीं रहा हूं वो पैसा मैंने लगाया है, वो उनका ही लगा हुआ है। अब आप एक चीज समझो, जब आप कंसोलिडेशन कर रहे हो तो एक तरह से कंसोलिडेशन में अपन बोल सकते हैं कि इस पूरे तीनों बैलेंस शीट मर्ज हो रही है। अब असेट लाइबिलिटी तो पूरी मर्ज हो जाती है, पर अपन इन्वेस्टमेंट हटा देते हैं, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट के क्या करते हैं? कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व हटा देते हैं। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व तो एनसीआई या मेरे प्रॉफिट में कहीं ना कहीं तो आ ही जाते हैं। यानी कंसोलिडेशन में असेट, लाइबिलिटी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये तीन चीजें तो पूरी की पूरी ऐड हो जाती है। असेट लाइबिलिटी पूरी की पूरी एज इट इज, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एनसीआई और होल्डिंग में बट के। अब इनके अलावा बचता क्या है? बेसिकली होल्डिंग की बुक्स में इन्वेस्टमेंट, और सब्सिडियरी की बुक्स में शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व।
हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कब कर देते हैं और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और कैपिटल एक तरह से हटा देते हैं, डिफरेंस गुडविल बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आपने जब गुडविल का कैलकुलेशन किया तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट तो आपने समझो पूरा का पूरा हटा दिया, और वो 10,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने आपने इसको किससे एडजस्ट कर दिया, पूरे के पूरे 10,000 के इन्वेस्टमेंट को आपने हटा दिया, और उधर व्हाट यू हैव डन इज एक्चुअली, एक तरह से देखा जाए तो आपने कैपिटल और रिजर्व्स हटा दिया और इसमें आउटसाइडर का स्टेक एनसीआई डाल दिया। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि आपने पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं हटाया है, आपने सिर्फ कितना इन्वेस्टमेंट हटाया है, बेसिकली आपका जो शेयर है, जो एच का शेयर है इसमें 2/3, तो फिर ये जो 1/3 है ये एक्चुअली एनसीआई को हटाना पड़ेगा, ये बोल के कि ये पैसा है सच हम दिखा नहीं सकते बुक्स में। तो नॉर्मली आप इसको सिंपली ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे पूरा 1,000 करता तो मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट 0 आ जाता, पर अब 1,000 का 2/3 किया है तो मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट 333 बचेगा, जो मुझे कंसोलिडेटेड बुक्स में लाना होगा। कंसोलिडेटेड बुक्स में असेट साइड में 333 आ रहा है, ये पूरा का पूरा एनसीआई को बिलोंग करता है, तो आप इसको एनसीआई के स्टेक से माइनस कर दोगे, एज इन राइट ऑफ कर दोगे। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, एनसीआई 2 बार काउंट होगी। कैसे 2 बार काउंट होगी एनसीआई, आप देखो एक कंपनी में 100 रुपए की एसेट है और 100 रुपए की कैपिटल प्लस रिजर्व है, और समझो उसमें एनसीआई से फॉर एग्जाम्पल से 40% है, तो 100 की एसेट और 100 की कैपिटल प्लस रिजर्व है, आप एनसीआई 40 दिखा रहे हो, तो 40 में ऑटोमेटिकली क्या गया, असेट्स का जो 40% शेयर बोल लो या कैपिटल प्लस रिजर्व का। अब आप 40 पे एनसीआई ला चुके हो, लेकिन अब आप असेट भी किसी वैल्यू पे लेके आओगे, तो प्रैक्टिकली ये तो डबल काउंटिंग हो गई ना, तो वो तो ऐड नहीं हो सकता है। दूसरा सिंपल तरीका है, इन्वेस्टमेंट पूरा जाएगा, सब्सिडी में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा का पूरा हटेगा, इसी तरह से सब्सिडी ने जो चेन सब्सिडी में पैसा लगाया है वो भी पूरा का पूरा हटेगा। उसमें से जो होल्डिंग ने, एच लिमिटेड ने पैसा दिया है, वो सिर्फ अपना शेयर हटा रहे हैं, तो जो एनसीआई का शेयर है जो उन्होंने दिया है वो आपको एनसीआई से हटाना पड़ेगा। तो ये जैसे ही 333 माइनस हुआ, लेट मी फर्स्ट कंसोलिडेट, फिर मैं इसको और बता देता हूँ, ये 5867 हो गया। अब आप देखिए मेरे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसी लगेगी, किसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे आप, एच लिमिटेड की 31,319 की। हाउ विल दिस लुक लाइक, तो सबसे पहले इस बैलेंस शीट में देखा जाए तो सन्ड्री एसेट्स तो टोटल जोड़ लगा देंगे 50,000 प्लस 14 प्लस 2, 66,000। गुडविल जो हमने निकाली है वो 2067 ही है, और इसमें अलावा इसके कोई एसेट नहीं है। शेयर कैपिटल सिर्फ मेरी आएगी 30,000 होल्डिंग की। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स और एनसीआई, एनसीआई आपने निकाली है तो आपको एक स्टेप 3 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स का लगाना है। सबसे पहले लेटेस्ट टेक एच लिमिटेड के खुद के क्या रिजर्व्स है, तो ये 15 प्लस 15 अपन तो इसके टोटल ले लेते हैं 30। इसमें अब मुझे शेयर मिलेगा किसका, पोस्ट एक्विजिशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में मेरा शेयर, आपका शेयर कितना होगा, तो पोस्ट एक्विजिशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में अगर मैं शेयर की बात करूं तो सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 3,000, चेन के 500, एस सी 3,000 500, 2/3 40%, 200 2,000। आप देखो यहाँ पे 3,000 का 1/3 और 500 का 60, तो यहाँ 2/3 और 40, 32,200, 32,200, 5867 एनसीआई। और बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी वायबिलिटी कुछ भी नहीं है, ये आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। अगर आप ये माइनस नहीं करते दोस्त यहाँ पे,
तो आपको ये क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट दिखाना तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सब्सिडी के इन्वेस्टमेंट तो आते ही नहीं है। पेरेंट से माइनस इसलिए नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पेरेंट ने तो पैसा दिया ही नहीं है। तो दिया किसने? एनसीआई ने, तो ये एनसीआई से माइनस हुआ। दैट इज वाई व्हाट यू हैव टू डू इज, पूरे एडजस्टमेंट में अगर आप देखोगे तो दोस्तों सिर्फ दो स्पेशल चीजें हुई है। एक, नॉर्मली अपन पीसी में जो पैसे लगाते हैं पूरे लेते हैं, यहां पे अपन ने पीसी 1000 पूरा लेने की बजाय उसका 2/3 ले लिया, खत्म। तो उसका जो 1/3 हमने नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है? क्यों? क्योंकि वो सब्सिडरी में जो अदर शेयर होल्डर्स है उन्होंने लगाए। तो हम ये बोलेंगे उनकी कॉस्ट लगी है, तो ये अपन क्या करेंगे, उनके टोटल शेयर इन नेट एसेट से माइनस कर देंगे। यानी आप ये बोल सकते हो कि एस लिमिटेड ने 1000 रुपए अपने खर्च कर दिए, और ये 1000 जो खर्च किए इसमें 333 सब्सिडरी ने खर्च किए हैं और 667, हाँ, एस लिमिटेड ने अपने 1000 रुपए खर्च किए और 1000 में 333 है वो अदर शेयर होल्डर्स ने, एनसीआई ने खर्च किए, और 667 है जो इफेक्टिवली एच लिमिटेड ने खर्च किए। एच ने जो खर्च किया है उस एच लिमिटेड के खर्चे को मैं किस पे दिखा देता हूं, आई एम शोइंग दैट खर्चा दैट एच लिमिटेड हैज डन इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और जो खर्चा एस लिमिटेड की एनसीआई ने किया है वो मैं क्या करता हूं, वो मैं एनसीआई के शेयर से माइनस कर देता हूं। ऐसा करके प्रैक्टिकली मैं क्या कर रहा हूं, इनडायरेक्टली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बेसिकली ensuring what, that goodwill which is being shown is only what is the cost of H limited ultimate holding. Goodwill what is shown is only what is the cost of ultimate holding. Indirect method में ऐसे ही होता है। ये बेसिक आपका लॉजिक है। अगर आपको ये -333 अभी भी समझ नहीं आया तो एक आखिरी अटेम्प्ट और आप देखिए, 10, 2, 3, 15, 1, 500, 500, 2000, टोटल 15,000। सही बात है। अब आप एक चीज समझना, सिंपल, इसका टोटल आपने 15,000 लगाया और इसका टोटल आपने 2,000 लगाया। ये 15,000 में सीधी सीधी बात है, एनसीआई इज 1/3। क्यों 1/3 डायरेक्ट निकल सकता है? क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी फेयर वैल्यू नहीं है, पीएसएन है, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी प्रोपोर्शनेटली शेयर हो रहे हैं। तो एनसीआई आपकी कितनी आना चाहिए? 5,000। 4 और 1, 5। ठीक है। सेकंड, ये टोटल 2,000 है। इस 2,000 में एनसीआई का स्टेक कितना है? इफेक्टिवली देखा जाए तो 60%। डायरेक्ट अगर देखे तो 40% है बेटा का, और इनडायरेक्टली देखे तो जो 60% गया है एच लिमिटेड का, उसमें 1/3 स्टेक 20% पापा ने लगाया। तो ये हो गया कितना? 1200। ये इधर आ गया 1200। ठीक है। अब इसमें बस ये चीज से शायद समझ में और आ जाएगा, एक बार आपको सुनना ध्यान से। दोस्तों एक डबल काउंटिंग हो गई। कैसे हो गई डबल काउंटिंग? समझना, आपने इस साइड से क्या निकाला? नेट एसेट्स। तो आपने नेट एसेट्स बोल दिया 15,000, पर आप ये तो भूल ही गए कि इस 15,000 रुपए में 1,000 रुपए क्या है? जो पैसा हमने सी को एक्वायर करने के लिए दिया है। यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो एस के एसेट्स तो 14,000 के ही है। अब आप एनसीआई को या तो 14,000 का 1/3 स्टेक दो, प्लस सी लिमिटेड के जो असेट्स है 2,000, उसमें जो एनसीआई का 60% स्टेक है वो दे दो, या फिर आप एनसीआई को सिर्फ और सिर्फ ये 15,000 में स्टेक दे दो, क्योंकि ये इसमें 1,000 भी शामिल है। तो आप बोलो 15,000 का 1/3, 5,000 एनसीआई खत्म। अब आप डबल काउंटिंग कर रहे हो ना, आप पहले 15,000 जिसमें 1,000 इन्वेस्टमेंट इन सी है वो उसका भी स्टेक दे रहे हो, और फिर सी को वापस से शामिल करके स्टेक दे रहे हो। तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए, क्योंकि
एच लिमिटेड दोनों को सब्सिडरी मान रहा है, दोनों को यानी एस को और सी को, तो एनसीआई को भी क्या निकालना चाहिए, उसका सी की असेट्स में क्या स्टेक है और एस की असेट्स में क्या स्टेक है। जब आप सी की असेट का स्टेक अलग से जोड़ ही रहे हो तो एस के पास जो सी में इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी ना जोड़ोगे, आप सिर्फ एस की असेट देखोगे। तो सिर्फ एस की असेट कितनी है, 14,000। तो ये निकालने के लिए अब अपन क्या करो, अपन पहले सारे कैलकुलेशन नॉर्मल कर दो और आखिरी में क्या करो, अपन ये बोलो कि एस में जो भी आपने अपना शेयर निकाला है उस शेयर में जो एस ने इन्वेस्टमेंट किया है सी में वो भी शामिल हो गया है, उसको शामिल नहीं करना था। तो आपने ये 1/3 लिया है 15,000 का, आपको लेना था 14,000 का, तो आप ये माइनस 1,000 इंटू 1/3 कर दो। तो दैट इज वाई 1,000 का 1/3 333 यहां से माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 4667 विच इज नथिंग बट 14,000 का 2/3, ओहो 14,000 का 1/3। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी में आपका जो स्टेक है, तो डबल काउंटिंग नहीं होगी, इसलिए इसको माइनस करना पड़ता है। तो सर अपन सीधे असेट साइड से ही निकाल लेते हैं, नहीं वो नहीं पॉसिबल है। वो क्यों हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन में एनसीआई पीएसएनए बेस्ड है। अगर वो फेयर वैल्यू बेस्ड होती तो ये कैलकुलेशन एकदम 1 to 1 अपन रिकंसाइल नहीं कर पाते, बट सोल्यूशन ऐसे ही बनता, बस वहां पे फर्स्ट वैल्यू फेयर वैल्यू के बेसिस पे आ जाती। Now I hope this is amply clear to you in terms of what we have done, and this is basically how chain holding is being executed. दोस्तों चेन होल्डिंग में इफेक्टिवली आपको क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इन चेन होल्डिंग व्हाट यू हैव टू डू इज ए, आपको इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज निकालना है सब सब्सिडरी में, यानी सब्सिडरी की सब्सिडरी में। बी, अल्टीमेट होल्डिंग दोनों से कंसोलिडेट करेगी एज इफ वो दोनों उसकी डायरेक्ट सब्सिडरी है, बट वो सब सब्सिडरी में परसेंटेज इफेक्टिव परसेंटेज ले लेगी और बचा हुआ एनसीआई मान लेगी। पूरा क्वेश्चन सेम सिंपल जैसे होता है होगा, बस एक चीज के अलावा कि जो सब्सिडरी ने पैसा सब सब्सिडरी में लगाया है, गुडविल निकालते समय पेरेंट सिर्फ उसमें जो उसका पैसा लगा है वो लेगा, और जो पैसा एच ने एस को दिया है इन्वेस्टमेंट ऑफ एस इन सी उतना परसेंटेज आएगा, बचा हुआ एनसीआई का है वो वहां से माइनस हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट अगर आपने कर दिया और इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज समझ लिया तो चेन होल्डिंग खत्म। इसके अलावा चेन होल्डिंग में कुछ भी नहीं है, इट इज सो डैम सिंपल। हालांकि इस क्वेश्चन में हमने ये अज्यूम किया है दोस्तों कि जिस दिन एच ने एस में इन्वेस्ट किया उसी दिन एस ने सी में भी इन्वेस्ट किया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे क्या हो, इन्वेस्टमेंट की डेट आगे पीछे की हो, जैसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आया पर आगे आ सकता है। दैट इज व्हाई वी विल डिस्कस दैट एस्पेक्ट आल्सो, अगेन नॉट कवर्ड इन स्टडी मटेरियल बट वी विल कवर इट अप। तो अब इस बेसिस पे इफ वी गो बैक टू बेसिकली आवर ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र में आप देखो इनडायरेक्ट मेथड से इस तरह से सोल्यूशन दिया है। गुडविल आपकी ये निकाल के दी है 2067 की, और उसके बाद में आप इफेक्टिव 2/3 40, एनसीआई देखिए 4667 और 1200 आपको निकाल दी है। 4667 एक्चुअल में 14,000 का ही आपका जो अपन बोल रहे थे 1/3 स्टेक है, 14,000 इस 15,000 माइनस 1,000, और ये आपका इनडायरेक्ट मेथड से पूरा बैलेंस शीट बन गया जो हमने बनाया। डायरेक्ट मेथड से करते तो क्या होता दोस्तों, गुडविल ग्रॉस आ जाती 100 रुपए की, ये देखो 100 की आ गई, और फिर अकॉर्डिंगली उत्ते से आपका एनसीआई भी क्या होता, तो गुडविल 33 से बढ़ रही है यानी टोटल आ रही है, तो एनसीआई में उसका स्टेक 33 है तो वो भी आ जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या आता है, गुडविल फुल आती है और उत्ते से फिर एनसीआई का स्टेक भी आपका बढ़ जाता है, बाकी सारे फिगर्स आपके मैच करेंगे। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे गुडविल निकालते समय हम क्या करते हैं, इफेक्टिव स्टेक नहीं लेते, हम पूरा 1000 पूरा 600 पूरा 1500 लेके 100 की गुडविल निकाल देंगे, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली क्या होता है सेम हो जाता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, वो पोर्शन माइनस भी नहीं होता है विच वी अदरवाइज डू अ डिडक्शन। तो दैट इज वाई ये इसके इफेक्टिव कैलकुलेशन में गुडविल और एनसीआई में प्रोपोर्शनेट स्टेक आता है। आप ये कह सकते हो इनडायरेक्ट मेथड में पार्शियल गुडविल आती है, डायरेक्ट मेथड में फुल गुडविल आ जाती है, बट इनडायरेक्ट अपने सिलेबस में दिखता है इसलिए अपने को वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट चेन होल्डिंग, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने डेट चेंज कर दी, 1417 और 1418 अलग अलग डेट कर दी। ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं प्रैक्टिस कराऊं आपको क्वेश्चन। तो लेट अस टेक वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप लोग बुक में आ जाइए। यू कम टू SM 48, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन सिमिलर टू व्हाट वाज आस्क्ड इन November 2018 एग्जाम्स। क्वेश्चन ऑन चेन होल्डिंग, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अपन डिफरेंट